जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश में यहाँ मैप के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। मुख्य रूप से 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, उत्तर का मैदान, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है नर्मदा सोन घाटी और चौथा है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। तो इस प्रकार से 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। लेकिन इन 4 जलवायु क्षेत्रों को पढ़ने से पहले हम जलवायु की परिभाषा देखेंगे कि जलवायु क्या है। तो दोस्तों, आपने 2 शब्द सुना होगा, एक है मौसम और दूसरा है जलवायु। सबसे पहले हम मौसम की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद जलवायु की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो मौसम की परिभाषा इस प्रकार से है कि किसी क्षेत्र विशेष के अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। क्या कहा मैंने दोस्तों? ध्यान से सुनना है कि किसी क्षेत्र विशेष के अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। यहाँ वायुमंडलीय दशाओं से आशय है ताप, दाब, वर्षा और आर्द्रता से है। ये जो परिवर्तन होते रहते हैं ये क्षणिक होते हैं। जो मौसम होता है परिवर्तनशील होता है, ये क्षणिक होता है। सुबह धूप है तो शाम को बारिश हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, आपने एक गीत भी सुना होगा कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मौसम होता है क्षणिक होता है, परिवर्तनशील होता है, इसलिए ऐसा गीत बनाया गया है। ठीक है, लेकिन वहीं यदि हम देखें कि जलवायु, तो जलवायु क्या होती है? तो जलवायु की परिभाषा सुनिएगा दोस्तों। जलवायु की परिभाषा होती है कि किसी क्षेत्र विशेष के दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। क्या? किसी क्षेत्र विशेष के दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। तो जो जलवायु होती है ये बहुत दीर्घकालिक दशाएं होती हैं। इनमें सदियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये अल्पकालिक नहीं होते हैं। मौसम अल्पकालिक होते हैं और जलवायु जो होती है तो दीर्घकालिक होते हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पास दोस्तों, यहाँ पास देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु और मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 तरह से यहाँ दिखाया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ एक मौसम के रूप में बताया गया है, दूसरा जलवायु के रूप में। यहाँ देख सकते हैं कि बताया गया कि मौसम अल्पकालिक दशाएं होती हैं और जो जलवायु है कैसी है, दीर्घकालिक दशा है। अब आगे देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। ध्यान देंगे, यहाँ पास मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। देखेंगे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, यहाँ पहले नंबर पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी होने का कारण मुख्य रूप से है मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा। मध्य प्रदेश की जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसका होने का कारण मुख्य रूप से क्या है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की वजह से ही यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। लेकिन दूसरा जलवायु यदि कहा जाए कि यदि दूसरा विभाजन देखा जाए यहाँ, तो कौन सा है, महाद्वीपीय जलवायु या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो देखेंगे जो महाद्वीपीय जलवायु होती है इसका कारण क्या है। महाद्वीपीय जलवायु होने का कारण मुख्य रूप से प्रदेश का भू आवेष्टित होना है। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड से आशय, भू आवेष्टित से आशय दोस्तों क्या होता है कि एक ऐसा भूभाग जो ना तो किसी समुद्री सीमा को छूता हो और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। बताइए, क्या मध्य प्रदेश किसी समुद्री सीमा को छूता है और क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है? इसका आशय यह है दोस्तों, क्या बताइए कि क्या चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनकी सीमाओं से क्या मध्य प्रदेश स्पर्श करता है? नहीं करता है। और ना ही देखिए अरब सागर से, और ना ही बंगाल की खाड़ी से, और ना ही हिंद महासागर से टच करता है। तो कहने का मतलब मध्य प्रदेश चूंकि भारत के बीचों बीच है, मध्य में है, इसके कारण यहाँ की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ पाई जाती है। तो कहने का आशय यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जिसके लिए कर्क रेखा उत्तरदायी है, और दूसरा है महाद्वीपीय जलवायु जिसके लिए
मध्य प्रदेश का बीच मध्य में होना, भू आवेष्टित होना जो है तो उत्तरदायी है। अब आगे देखेंगे, देखिएगा मैप के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों को पढ़ेंगे। यहाँ पास देखिएगा मैप में जैसा कि आपको दिख ही रहा है, चारों मैंने भी जलवायु प्रदेश आपको मैंने दिखाया है। एक एक करके सारे जलवायु प्रदेशों को पढ़ेंगे और उसके समस्त फैक्ट देखेंगे, क्योंकि सभी फैक्ट यहाँ परीक्षा उपयोगी हैं। सब कुछ तो यहाँ लिखा नहीं जा सकता है दोस्तों, लेकिन ढंग से आपको सुनना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ और बहुत सारे फैक्ट निकल कर सामने आएंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं और पेपर में आ भी चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके जो है तो मध्य प्रदेश की जलवायु प्रदेशों को पढ़ते हैं। पहला जलवायु प्रदेश है कौन सा? उत्तर का मैदान। देखिएगा जो उत्तर का मैदान ये जलवायु क्षेत्र है, यहाँ मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार आता है। याद रखेंगे क्या दोस्तों? मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार आता है। ठीक है। अब जैसा कि अब मध्य प्रदेश का भूभौतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश मैंने बताया था, क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। तो जो मध्य भारत का पठार है, यह मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला प्लेस है। यहाँ सबसे कम बारिश होती है। मध्य भारत के पठार में है स्थित है। भिंड जिला में, भिंड की गोहद तहसील में सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। 55 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। तो याद रखेंगे, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो मध्य भारत का पठार है, मतलब कि जो उत्तर का मैदान है, ये प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला प्लेस है। यहाँ स्थित भिंड की गोहद तहसील में 55 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि प्रदेश में सबसे कम वर्षा है। ठीक है। और इसी से लगा हुआ बुंदेलखंड का पठार है। तो मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार उत्तर के मैदान के अंतर्गत आते हैं। इसके या जलवायु की यदि बात किया जाए तो देखिएगा यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में यानी ठंडी के समय में अधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तो मध्य प्रदेश में जो उत्तर का मैदान है, यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है। यही कारण है दोस्तों, यहाँ देखेंगे चूंकि यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है, अतः इस क्षेत्र में मध्य भारत के पठार क्षेत्र में सर्वाधिक कुपोषण भी फैला हुआ है। देखेंगे यहाँ श्योपुर जिला है, मध्य प्रदेश का श्योपुर, जिसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषण दर है। देखेंगे मातृ और बाल कुपोषण दर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले में है। याद रखेंगे श्योपुर में। ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे अगला जलवायु प्रदेश देखेंगे मालवा का जलवायु प्रदेश। ठीक है। ये दूसरा जलवायु प्रदेश हो गया दोस्तों। मालवा क्षेत्र में जैसा कि चीनी यात्री फाहियान ने बताया था कि मालवा की जलवायु कैसी है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु यहाँ पाई जाती है। दोस्तों कबीर दास ने भी कहा है मालवा के संबंध में कि मालवा की धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। मतलब मालवा की धरती इतनी उपजाऊ और यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न और पानी की व्यवस्था है, खाने और पीने की व्यवस्था है। देखिएगा मालवा जो है तो मुख्य रूप से काली मिट्टी का क्षेत्र भी है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसमें पोषक तत्व भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह प्रदेश सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कपास की खेती होती है और साथ ही यदि कहा जाए तो सोयाबीन और मूंगफली की अच्छी खेती होती है। चूँकि दोस्तों इस क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, यही कारण है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक औद्योगिक विकास भी हुआ है मध्य प्रदेश में। ध्यान देंगे मालवा क्षेत्र में ही आपका इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम ये जिले आते हैं, झाबुआ ये जिले आते हैं। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश का जो पीथमपुर है धार जिले में आता है, जिसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है, और इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग के कारण ही मिनी मुंबई कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है, इंदौर में सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि औद्योगिक विकास यहाँ सर्वाधिक हुआ है। अब देखेंगे जो मालवा की जलवायु है, यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि
मालवा की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है। देखेंगे मालवा की जलवायु के बारे में ऐसा कहा गया कि समशीतोष्ण जलवायु है। समशीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण मतलब समान ठंडी समान गर्मी, मतलब यहाँ ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब यहाँ की जलवायु कैसी है? सामान्य है। ठीक है, तो सामान्य दशा में पाई जाती है, बराबर दशाओं में ये सारी चीज़ें हैं उपलब्ध है, इसलिए बहुत ही ये क्षेत्र महत्वपूर्ण भी है। याद रखेंगे, यही कारण है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट भी हुआ है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो डिस्ट्रिक्ट है भोपाल मालवा के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए दोस्तों, हमने 2 जलवायु प्रदेशों को देख लिया है। अब तीसरा जलवायु प्रदेश को हम बताने जा रहे हैं। कौन सा है तीसरा? नर्मदा सोन घाटी। देखेंगे तीसरा जलवायु क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी। देखेंगे नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र भी मुख्य रूप से गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन देखेंगे इसी क्षेत्र में यदि कहा जाए तो यहाँ देखेंगे सतपुड़ा श्रेणी भी आती है इस क्षेत्र में। हालांकि दक्षिण का ये जो भाग है सतपुड़ा का ये भाग है, ठीक है, ये सतपुड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और ये जो है तो विंध्य का पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है। तो जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से इसके मध्य से नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ ये अपवाह तंत्र, ये नर्मदा का अपवाह तंत्र है यहाँ दोस्तों। ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा भी जो है तो अरब सागर से आने वाले मानसून से होती है। देखिएगा मध्य प्रदेश में 2 प्रकार के मानसूनों से वर्षा होती है, एक तो अरब सागर से, दूसरा बंगाल की खाड़ी से। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ मुख्य रूप से वर्षा कैसे होती है? अरब सागर से होने वाले मानसूनों से वर्षा होती है। तो नर्मदा सोन घाटी में घने जंगल पाए जाते हैं, लेकिन यहीं पास से जो है तो मालवा और विंध्य के क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। बीचों बीच से मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके कारण नर्मदा सोन घाटी की जो जलवायु है यहाँ गर्म दशा में पाई जाती है। तो देखते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु के बारे में क्या बताया जा रहा है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखेंगे गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडी सामान्य ठंडी होती है। कैसे? गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन जो ठंड का समय होता है सामान्य ठंडी पड़ती है यहाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ घने जंगल भी पाए जाते हैं, वन भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से नर्मदा सोन घाटी है दोस्तों। आगे देखेंगे नर्मदा सोन घाटी के बाद देखेंगे चौथा जलवायु क्षेत्र है आपका विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र में देखिएगा इसी क्षेत्र में विंध्याचल पर्वतमाला की 2 श्रेणियां हैं, एक विंध्यन श्रेणी है और दूसरा कैमूर श्रेणी है। क्या? एक विंध्यन श्रेणी है और दूसरा कैमूर श्रेणी है। ठीक है, तो जो कैमूर श्रेणी है यहीं से 2 नदियां निकलती हैं। सतना से टोंस नदी का उद्गम होता है और कटनी के रीठी पहाड़ी से जो है, रीठी तहसील से जो है कैमूर पहाड़ी से ही के नदी का उद्गम होता है। ठीक दोस्तों, तो टोंस और के नदियाँ कैमूर पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र है इस क्षेत्र को विंध्य कगार के नाम से भी जाना जाता है, रीवा पन्ना पठार के नाम से भी जाना जाता है। और देखेंगे इस क्षेत्र में जो है तो पूर्वी पठार है मध्य प्रदेश का, जिसे बघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों देखेंगे ये वाला जो भाग है ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का भाग है। तो विंध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है मुख्य रूप से कहा जाए तो यहाँ 3 प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश आते हैं। एक है विंध्य कगारी प्रदेश यानी रीवा पन्ना का पठार, दूसरा है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार और तीसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु कैसी है देखिएगा। विंध्य का पहाड़ी जो क्षेत्र है यहाँ की जलवायु के बारे में बताया जा रहा है कि सम जलवायु है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी पड़ती है। कैसे है? मतलब गर्मी जो है तो यहाँ अधिक गर्मी नहीं पड़ती है और जो ठंडी होती है तो सामान्य ठंडी भी मतलब सामान्य दशा में है। तो सामान्य गर्मी और सामान्य ठंडी कहाँ है? विंध्य के पहाड़ी क्षेत्रों में है। अब दोस्तों कुछ यहाँ फैक्ट मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा है 2 क्षेत्रों से होती है। एक है बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा
और दूसरा है अरब सागर से होने वाले मानसून से। तो अरब सागर से जो वर्षा होती है उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है उसे दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है ये दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी दोनों ही मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है, अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून दोनों से ही वर्षा प्राप्त करता है। अतः जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है या पूर्वी पठार है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ध्यान देंगे, हम पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यदि पूरे क्षेत्र की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पूर्वी क्षेत्र में बारिश होती है मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि दोनों क्षेत्रों से वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन किसी एक स्थान की बात किया जाए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो देखेंगे यहाँ पास नर्मदा सोन घाटी, और यहाँ पास कहेंगे कि ये जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में आती है, जहाँ पचमढ़ी है। याद रखेंगे, पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। लगभग 200 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा है। ठीक है, तो हमने भी आपको बताया था कि भिंड की गोहा तहसील में सबसे कम वर्षा होती है और मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होने का कारण यहाँ क्या है? क्योंकि पचमढ़ी स्थित है और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा प्लेस है। यहाँ धूपगढ़ है, 1350 मीटर ऊंची जो है तो श्रेणी है, जो कि सबसे ऊंची श्रेणी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी या मल्लिका भी कहा जाता है, प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है, और एकमात्र यह कह सकते हैं पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है पचमढ़ी को। तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र भी है। ये सारे फैक्ट जो है तो मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, लेकिन दोस्तों कुछ हम फैक्ट भी बताने वाले हैं। देखेंगे, अभी हम मध्य प्रदेश के तापमान के बारे में आपको बताएंगे, तापमान, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की ऋतुएं के बारे में बताएंगे। तो एक एक करके चलिए सारी चीज़ों को हम देखते हैं। अभी हम देखेंगे मध्य प्रदेश में तापमान की स्थिति हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। ये टोटल 12 महीनों का औसत तापमान है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, गर्मियों में औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य प्रदेश में गर्मियों के समय में औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मियों का समय। ठीक है, इसी प्रकार शीत ऋतु में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहता है मध्य प्रदेश का। अब आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही जरूरी फैक्ट आप पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे, जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। मध्य प्रदेश में ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला माह या महीना मई माह है। याद रखेंगे, सर्वाधिक ताप कब रहता है? मई के महीने में। फिर प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी के महीने में रहता है। कब? ठंडियों के समय में। याद रखेंगे, जनवरी में बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती प्रदेश में, अतः सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है? जनवरी में। आगे देखेंगे, प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। क्यों? तापांतर से ऐसा ताप का अंतर से है। जैसा कि मध्य मार्च तक ठंडी रहती है, मतलब ठंडी का समापन होता है, और 15 मार्च के बाद धीरे धीरे गर्मियां बढ़ने लगती है, तो ठंडी का अंत होता है और गर्मी का प्रारंभ होता है। इसलिए सर्वाधिक यहाँ ताप में अंतर देखने को मिलता है। किसमें? मार्च महीने में। चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान मध्य प्रदेश में है गंज बसौदा। ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? विदिशा जिले का गंज बसौदा। प्रदेश में यहाँ विदिशा जिला है और विदिशा जिले के गंज बसौदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस तापमान 1995 में रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों याद रखें, ये तापमान घटते और बढ़ते भी रहते हैं। हाल ही में 2022 में राजगढ़ जिले में सर्वाधिक 50 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि तापमान धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है।
तापमान बढ़ने का कारण क्या है, हमारा पर्यावरण जो है तो दूषित हो चुका है। पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई के कारण जो है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती जा रही है। यही कारण है कि तापमान में भी वृद्धि होती जा रही है। तो दोस्तों हमारा ये दायित्व है, कर्तव्य है कि प्रकृति का संरक्षण करें और पेड़ पौधों का रक्षण करें और पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये तापमान अभी 50 है, 65 और 60 डिग्री भी हो सकता है, तो तापमान बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान। यदि कहा जाए किसी स्थान की बात किया जाए औसत में, वार्षिक है, ठीक है, वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान वाला यदि कोई जिला है तो शिवपुरी जिला, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान किस जिले का है, शिवपुरी जिले का है। ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश का ऋतु वेधशाला इंदौर में है, मतलब ऋतुओं से संबंधित आंकड़े जारी करने वाली वेधशाला, ऋतु वेधशाला इंदौर जिले में है। इंदौर कहाँ दोस्तों, याद रखेंगे, इंदौर जो है तो इस क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगला फैक्ट है सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में जब बारिश नहीं होती है, ऐसा समय आता है कि थोड़ा यहाँ गर्मी का माहौल बनता है। इसे मध्य प्रदेश की द्वितीय गर्मी का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तर की ओर अधिक रहता है, याद रखेंगे। वार्षिक तापांतर कहाँ की ओर, उत्तर की ओर, क्योंकि मध्य भारत का पठार इस एरिया में है और मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि सबसे कम वर्षा यहाँ होती है। यहाँ 55 डिग्री सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड तय किया गया है और सबसे कम बारिश होगी, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी जलवायु होगी। तो इस प्रकार से कुपोषण भी यहाँ ज़्यादा फैलता है, अभी मैंने बताया भी। चलिए, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, याद रखेंगे। क्या कह रहा है, औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। तो ये सारे फैक्ट के बारे में हमने देखा है। अब दोस्तों हम मध्य प्रदेश के ऋतुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या, मध्य प्रदेश की ऋतुएं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कितने, मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। देखेंगे, पहला है ग्रीष्मकालीन ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। तो सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु को पढ़ने जा रहे हैं। बताते हैं ग्रीष्मकालीन को। तो जो ग्रीष्म काल है प्रदेश में, इसको स्थानीय स्तर पर यूनाला कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, जो ग्रीष्म ऋतु हो इसको प्रदेश में यूनाला के नाम से जाना जाता है, ये क्षेत्रीय नाम है। ठीक है, यह मध्य मार्च से प्रारंभ हो जाता है और मध्य जून तक रहता है, मतलब 15 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु का समय माना जाता है, याद रखेंगे प्रदेश में। और ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जो है तो प्री मानसून अप्रैल महीने में आता है। जो अप्रैल का महीना होता है, कुछ बारिश होती है, हल्का फुल्का बारिश होती है, उसको प्री मानसून कहते हैं। फिर 15 जून के बाद जो है तो मानसून का आगमन हो जाता है प्रदेश में। ठीक है, लेकिन याद रखें दोस्तों, गर्मियों के समय में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं प्रदेश में। उस धूल भरी गर्म हवा को लू के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्रीष्म ऋतु रहा। अब आगे देखेंगे, आगे हम दूसरी ऋतु बताने जा रहे हैं, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा कहा जाता है। कई बार आपने सुना होगा चौमास लग गया। ठीक है, यह 15 जून से 15 सितंबर, कई बार 15 अक्टूबर तक किताबों में भी मिल जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सितंबर और अक्टूबर के माह तक जो है तो वर्षा ऋतु रहती है। दोस्तों याद रखेंगे, आप किताबों में पढ़ा होगा, हिंदी किताब में 10वीं 11वीं किताब में, उसमें एक चौपाई थी कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, देखा हूँ लक्ष्मण परम सुहाई, फूले कांस सकल महिछाई, जन वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। मतलब इसमें यह बताया गया कि जब कांस का जो होता है, कांस जब फूलने लगती है और उसके जब सफ़ेदी चारों तरफ फैल जाती है, तो ये माना जाता है कि प्रदेश में वर्षा ऋतु जो है तो अब समापन की ओर है, वृद्ध हो गई, बुढ़ा गई है, समापन की ओर है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है, लास्ट अगस्त से भी जो है तो कांस फूलने लगती है और सितंबर अक्टूबर में चारों तरफ सफ़ेदी फैल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा कहते हैं। मध्य जून से अक्टूबर तक इसका काल रहता है।
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से मध्य प्रदेश वर्षा प्राप्त करता है। अभी हमने बताया था कि पश्चिमी प्रदेश जो है तो अरब सागर से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, जो पूर्वी क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी से भी सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे, अगली ऋतु है शीत ऋतु। शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में सियाला कहा गया है। क्या स्थानीय स्तर पर इसको सियाला कहते हैं, शीत ऋतु को सियाला। ठीक है, अब आगे देखेंगे और भी बातें हैं। शीत ऋतु का प्रारंभ जो है तो मध्य या अक्टूबर से कह सकते हैं, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि मध्य अक्टूबर से प्रारंभ मतलब 15 अक्टूबर के बाद से शीत ऋतु मतलब ठंडी प्रारंभ होती है प्रदेश में, और मध्य मार्च से आशा है 15 मार्च तक ठंडी लगभग रहती है, और यहीं से फिर गर्मी का आगमन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। ठीक है, शीत ऋतु में हल्की वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, उसे प्रदेश में मावठ कहते हैं, याद रखेंगे। जब ठंडियों के समय में वर्षा होती है उसे प्रदेश में मावठ कहते हैं, याद रखेंगे। तो ये सारे फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं। और आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिसंबर और जनवरी माह में उत्तरी मैदानों में देखने को मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है तो कहाँ उत्तरी मैदानों में बारिश होती है दिसंबर और जनवरी के महीनों में। ये सारे फैक्ट जो है तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के ऋतुओं से संबंधित मैंने बताया है, तापमान बताया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, पढ़िए जरूर दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्ट हमने बताया है। उसके पश्चात अगली वीडियो हम नए टॉपिक के साथ आएंगे।